Okay, so hello everyone. My name is Anup Mishra, and I am currently doing my MBBS from AIMS Bhubaneswar. My rank in NEET 2022 was AIR 87. So आज हम लोग एक्सरसाइजेस करने वाले हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड आपके बायोलॉजी एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पलर का चैप्टर है। तो हम लोग सबसे पहले मतलब हम लोग इसका बेसिकली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या रीजन है एक एक क्वेश्चन के आंसर का, जिससे हमारा थोड़ा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्योंकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं नीट में और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत लोग मिस कर देते हैं इसको सॉल्व करना। सो इसको करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब स्पीशीज से हम किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो देखिए स्पीशीज मतलब जैसे दो स्पीशीज को हम दो अलग स्पीशीज की बात करते चलिए, टाइगर और लायन, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा लियो। अभी ये हो गए दो स्पीशीज। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइगर एंड लायन, दो स्पीशीज हो गए। अभी दो किंगडम की बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स ले लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स, ये है दो किंगडम। तो अभी आप देख के खुद बताइए कि किसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे, दो स्पीशीज के बीच में या फिर दो किंगडम्स के बीच में। ऑब्वियसली स्पीशीज के बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगे। जैसे ही आप स्पीशीज से जीनस, जीनस से ऑर्डर, इस तरह से ऊपर बढ़ते रहेंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होते रहेंगे। तभी तो उनको ऊपर रखा गया है। जितने ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो लोग उतने पास पास रहेंगे, इसीलिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस used for units of classifications in plant indicates the taxonomic category of family। चलिए फैमिली देखिए, जीनस के बाद आपका फैमिली आता है। एक फैमिली का एग्जांपल मैं देता हूं आपको, सोलानेसी। सोलानेसी मतलब आपकी पोटैटो फैमिली, जिसमें कि आपका सोलानम ट्यूबरोसम आपका पोटैटो प्लांट रहता है। तो सोलानेसी में इनमें से कौन सा सफिक्स आपको दिख रहा है? तो एसी जो सफिक्स है, ऑप्शन सी, ये है फैमिली का इंडिकेशन। मतलब अगर किसी भी नाम के आगे आप एसी लगा हुआ देखे, तो आप समझ लीजिए, और वो एक प्लांट हो, तो आप समझ लीजिए कि ये एक प्लांट की फैमिली को डिनोट कर रहा है। सोलानेसी, कॉन्वोलेसी, समझ रहे ना, ये सब एक एक प्लांट के फैमिलीज का नाम है। ऑलराइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, ये आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिस्टमैटिक्स क्या कहलाता है, क्या चीज होती है सिस्टमैटिक्स? चलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स दिया हुआ है। सेकंड में आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। थर्ड, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। फोर्थ, स्टडी ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स जैसे आपके एनसीईआरटी बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स कम फ्रॉम द वर्ड सिस्टेमा, विच मीन्स टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज। ऑलराइट, तो सिस्टमैटिक्स के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये सिस्टमैटिक्स का एक्चुअली मतलब है। सिर्फ प्लांट और एनिमल के ऑर्गन सिस्टम को सिस्टमैटिक्स नहीं कहते, पहला ऑप्शन गलत। प्रिजर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ, फिर से सिर्फ प्लांट्स और एनिमल, सारे गलत, सारे ऑर्गेनिज्म आने चाहिए। थर्ड में और फोर्थ में ऑर्गेनिजम्स है, पर फोर्थ वाला क्यों गलत है? क्योंकि उसमें सिर्फ हैबिटेट्स का दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन हैबिटेट्स का। पर नहीं, सिस्टमैटिक्स में हम काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्लासिफाई करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए तो तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ जीनस रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब देखो, स्पीशीज आती है, फिर जीनस आता है, फिर फैमिली आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आता है, फिर फाइलम आता है, फिर किंगडम आता है। ऐसा रहता है। तो बहुत सारे
स्पीशीज मिलके क्या बनाते हैं? एक जीनस। बहुत सारे जीनस मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली। तो वेरी क्लियरली इसका आंसर आप ऑप्शन सी बोलेंगे। एक डाउट आपको ये रह सकता है कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स लिखा है, बाकी ऑर्गेनिजम्स का क्या? बेसिकली जीनस बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी होता है, पर हम लोग नन ऑफ दीज नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको अप्रोप्रिएट ऑप्शन मिल चुका है। इधर सिर्फ ओनली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं लिखा। यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स एक जनरली टर्म में दिया हुआ है। अगर यहाँ लिखा होता ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हम लोग थोड़ा सोचते हैं, पर अभी के लिए तो सी हम लोग लगाएंगे। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हम जीनस कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, दिस वाज योर फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्कियल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स? चलो, तो फाइलम देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स में ये एक डिफरेंस रहता है। बाकी सब सेम है। देखिए, प्लांट्स में भी स्पीशीज बोलेंगे, जीनस बोलेंगे, उसके बाद आपका फैमिली रहेगा, आपका ऑर्डर रहेगा, क्लास रहेगा। पर जो ये आपका प्लांट्स में फाइलम रहता है ना, उसको उसकी जगह हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, डिवीजन। ओके, एनिमल्स में हम फाइलम यूज करते हैं किंगडम के नीचे वाले यूनिट के लिए, पर प्लांट्स में हम किंगडम के नीचे वाले यूनिट के लिए क्या यूज करते हैं? डिवीजन। ऑलराइट, ये एक याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिर से सी। ठीक है, चलिए सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। बॉटनिकल गार्डन मतलब जहाँ पे प्लांट्स उगाए जाते हैं, और जूलॉजिकल पार्क तो आपको पता ही है, जू। चलो, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ओनली, पहला ऑप्शन है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब जो कि सिर्फ उसी एरिया में मिलता है। सपोज आप साइबेरिया या किसी आर्कटिक जगह पे चले जाए, वहां की एंडेमिक एनिमल्स कौन होंगे? पोलर बेयर, आर्कटिक, आर्कटिक फॉक्स, ये सब। आप इंडिया आ जाए, सुंदरबन टाइप की जगह चले जाए यहाँ के, या फिर आप थोड़ा और साउथ इंडिया में चले जाए, तो यहाँ के एंडेमिक स्पीशीज क्या होंगे? आपका टाइगर हो गया, आपका लेपर्ड हो गया। तो देखो, एंडेमिक मतलब उसी एरिया में मिलने वाले स्पीशीज। तो बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ओनली। ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज ओनली। एक्सोटिक मतलब जो उस एरिया में नेचुरली नहीं मिलते। जैसे अगर आप इंडिया में पोलर बेर ले आए, पोलर बेर इंडिया के लिए एक एक्सोटिक स्पीशीज हुआ, ठीक है, क्योंकि इंडिया में पोलर बेर नहीं मिलता। चलिए, सी ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज। ऑलराइट, और डी ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ए और डी ऑप्शन ऑलमोस्ट आप सेम ही मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है? सिर्फ एंडेमिक रहता है या एक्सोटिक भी रहता है? तो आप कभी जू गए होंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप कभी जू गए होंगे। जू में आपने टाइगर देखा होगा, हमारा डियर देखा होगा, क्रोकोडाइल देखा होगा, पर आपने बाहर के भी जानवर देखे होंगे जो इंडिया में नहीं मिलते, है ना? तो हम बोलेंगे कि बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव कलेक्शन ऑफ बोथ एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीशीज। दोनों होते हैं, दोनों को प्रिजर्व किया जाता है, दोनों को स्टडी किया जाता है, एंडेमिक को भी और एक्सोटिक स्पीशीज को भी। ठीक है, ये था आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन बोलता है टैक्सोनॉमिक की is one of the taxonomic tools used in identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of टैक्सोनॉमिक की क्या होता है? जैसे कि की रहता है कि आपके दो कपल आपने रखे हुए हैं, उसके बाद और दो कपल है, ऐसे सीरियल वाइज आपने दो दो क्वेश्चंस आपने रखे हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन को आप यस बोलेंगे तो उसके बाद आप उसके नीचे वाले क्वेश्चंस में मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो इट इज ऑलरेडी ऑलवेज देयर इन कपल्स कीज। तो आप कीज से बड़े फास्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लांट कौन सा है, कौन से जीनस का है, कि फाइलम का है, ये सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो, की इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ्स फ्लोरा। मोनोग्राफ मतलब, मोनोग्राफ इज अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सॉन। हाँ, या तो किसी एक जीनस पे, या तो किसी एक फाइलम पे, या तो किसी एक फैमिली पे, इट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। एंड फ्लोरा इज directory of all the local plants and only the local plants found in the area. Okay, endemic plants found in the area, उसके डायरेक्टरी, उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको फ्लोरा कहते हैं। तो कीज आर टैक्सोनॉमिक कीज आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। ओके, मोनोग्राफ बनाने के भी काम आएगा, एंड योर फ्लोरा बनाने के भी काम आपका टैक्सोनॉमिक की आएगा। ऑलराइट, चलिए, एट क्वेश्चन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज।
ये तो हमको पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर, बट व्हाई? फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। तो क्या ये सही है कि सबके पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप? चलिए आगे देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या कहते हैं। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। ठीक है। सी इज ऑल हैव कॉमन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही मिलता है? क्या कोई आरएनए ऑर्गेनिज्म नहीं है? हमने देखा है कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। तो क्या वो लिविंग नहीं होंगे? ऐसा थोड़ी होता है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ठीक है। ऑप्शन बी, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। हाँ, दे शेयर अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज, मतलब सब में सेम नहीं होगा बट जेनेटिक मटेरियल सब में रहेगा। वेरियस मतलब किसी में थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज्यादा है, किसी में ऑलमोस्ट सिमिलर, किसी में नॉट सो सिमिलर। सो बी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सी ऑप्शन है दे ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेम होते हैं क्या? कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे कह सकते हैं आप? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ए ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग एंड डी तो रॉन्ग है ही। तो देन वी विल गो विद विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है। कभी कभी गेम इस तरह का हो जाता है कि आपको आपको सारे ऑप्शन गलत लगते हैं, देन आपको वो वाला ऑप्शन चूज करना होता है जो कि सबसे ज्यादा सही या फिर सबसे कम गलत आपको लगे। यहाँ पे ऑप्शन बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑलराइट, वो होने ही चाहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, पर अगर कोई नॉन लिविंग उसको शो कर रहा है, वी कांट डिनाई। ओके। चलो, ग्रोथ। ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? नो। देखिए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं, जैसे एक माउंटेन है या फिर एक मिट्टी का पहाड़ है, उसमें और मिट्टी, या फिर बर्फ का पहाड़, उसमें बर्फ गिरे जा रही है, ग्लेशियर हुआ, ये सब ग्रो तो कर रहे हैं ना। सो बट दे आर लिविंग? नो, दे आर नॉट। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। इफ a thing is living, it should grow. But if a thing is growing, it is living. This is not true. ठीक है, ऑपोजिट इज ट्रू कि हाँ, if a thing is living, it should grow. But if a thing is growing, it should be living. This is wrong. So growth is not defining. सिमिलरली एबिलिटी टू मेक साउंड, ये तो बहुत ही वाहियात ऑप्शन है। साउंड नहीं निकाला तो एनिमल जिंदा नहीं, ये सब ये तो पूरा गलत है। ठीक है। थर्ड इज रिप्रोडक्शन। अच्छा, कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा तो कोई एग्जांपल हमारे पास है नहीं। पर हमारे पास काफी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो कि वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो कि डायरेक्ट सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स। So reproduction is also not a defining characteristics. All living organisms can't reproduce. Okay. Fourth is response to external stimuli. This is very important. This is a defining characteristic. If something is not responding to external stimuli, matlab if the environment is changing and it is not responding to the change in environment, to the stimuli, then how is it living? It is not living. Even a virus responds to change in environment. वायरस में भी म्यूटेशंस आते हैं, वायरस भी इवॉल्व करता है, वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। इफ वायरस इंटरेक्ट्स विद अ प्रोटीन कोड जिससे कि वो मैच कर रहा है, देन इट विल इंटरेक्ट विद इट, वो रिस्पॉन्स देगा। इसी तरह से बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ओके, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दिस इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। हाँ, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए पहले हम मैच करते हैं। तो फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीशीज और जीनस हमको दे रखा है। तो सबसे पहले स्पीशीज से शुरू करते हैं। तो हमको दिख रहा है यहाँ ट्यूबरोसम लिखा हुआ है, तो सोलानम ट्यूबरोसम याद करो, पोटैटो प्लांट का नाम था सोलानम ट्यूबरोसम। इसमें सोलानम क्या है? सोलानम तो जीनस है, और ट्यूबरोसम क्या है? ट्यूबरोसम तो स्पीशीज है। दो मैच कर लिया। फिर याद करो, मैं एसी सोलानेसी बोला था, क्या है? एसी। अगर लास्ट में एसी दिख रहा है तो वो क्या है? फैमिली। तो अपने आंख बंद करके फैमिली में लगा दिया सोलानेसी। और प्लांटे
तो हमको पता है कि प्लांटिक किंगडम को ही कहते हैं किंगडम प्लांटिक किंगडम एनिमलिया। ठीक है, बचा क्या? ऑर्डर। ऑर्डर किसके साथ दे दोगे आप? पॉलीमोनियल्स। तो ए का 5, बी का 4, सी का 2, ए का 5, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ई का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो इसके साथ हमने एमसीक्यूज खत्म करे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू योर फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हम्म Linnaeus is considered as father of taxonomy. Name two other botanists known for their contribution to the field of plant taxonomy. तो आप लीनियस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी में आप एरिस्टोटल का नाम दे सकते हैं। एरिस्टोटल, प्लांट टैक्सोनॉमी, क्लासिफाइड एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, हर्ब, श्रब, ट्री, इस तरह से क्लासिफाई किया था एरिस्टोटल ने। उसके अलावा आप किसका नाम दे सकते हो? सर का नाम, पॉलबर्ग, प्लांट टैक्सोनॉमी, नॉर्मन, नॉर्मन बोरलॉग, ग्रीन रेवोल्यूशन। You can also give Norman Borlaug's name for the contribution in plant taxonomy. All right. चलिए, What does ICZN stand for? ICZN का मतलब क्या है? International Code for Zoological Nomenclature. International Code for Zoological Nomenclature. Right. Couplet in taxonomical key means, कपलेट क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कपलेट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे चलता है कपलेट? सपोज आपने यू आइडेंटिफाइड अ प्लांट, तो कीज आपको किस तरह से हेल्प करेंगे? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिखा हुआ आएगा कि क्या उसके पास फ्लावर है, यस और नो। फ्लावर है कि नहीं, आपने चूज किया हाँ फ्लावर है, तो आगे आप बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन है फ्लावर रेड है या ब्लू है, आपने बोला फ्लावर रेड है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आप चलो, तो इस तरह से आप जो आगे बढ़ रहे हो, पहले यस और नो, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए, इनको कपलेट कहते हैं, और इस पूरे को की वन कहेंगे। फिर रेड और ब्लू, ये दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, इनको भी कपलेट कहेंगे और इसको की टू कहेंगे। उस तरह से आगे आप बढ़ते रहोगे, की थ्री के अपने खुद के दो कपलेट्स होंगे, उस तरह से की 4 आएगा, उसके दो कपलेट होंगे, उन दोनों को आप कंपेयर करोगे। हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रखें ताकि हम डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ पाए, और लास्ट में आप एक कंक्लूजन तक पहुंचोगे कि हाँ ये प्लांट ये वाला प्लांट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अमीबा। सॉरी, क्वेश्चन 4 पे थे। व्हाट इज अ मोनोग्राफ? मोनोग्राफ मैंने कहा था कंटेन्स इन्फो अबाउट एनी वन टैक्सॉन। हाँ, या तो किंगडम हुआ, फाइलम हुआ, या फिर एनी वन स्पीशीज हुआ, etc. But any one taxon. Okay. Next is amoeba multiplies by mitotic cell division. Is this phenomena growth or reproduction? Explain. Bro, ये तो both है. This is an example of both. क्योंकि unicellular organisms reproduce और grow दोनों cell division से ही करते हैं. ठीक है? So cell division is a medium of growth and reproduction both for unicellular organisms. Although यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म साइज में भी ग्रो करते हैं, वो एक और तरह का उनका ग्रोथ है, बट सेल डिवीजन इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर देम। ओके, तो यू विल से कि इट दिस फिनोमिना इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल living all chemical reactions taking place in a living organism is called metabolism. Sum total of all the chemical reactions taking place in a living organisms is called metabolism. मतलब क्या? मतलब
जैसे कि आपके अंदर जैसे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, और प्रोटीन्स और फैट का बिल्डअप भी हो रहा है, ये सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। इन सबको मिला दे तो उस पूरे जाल को, उस पूरे वेब को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उस पूरे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस क्रिस क्रॉस पैटर्न में जो चलते रहते हैं, उस पूरे को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, and metabolism is a defining characteristic of living organisms. All living organisms show metabolism. Without metabolism कोई ऐसा living organism नहीं है जो है। All right, which is the largest botanical garden in the world? I think इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन इंग्लैंड is largest, and few well known botanical gardens in India is National uh, Botanical Research Institute, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, ऐसे काफी है। ये सब एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, और भी काफी। चलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे चलते हैं। अ बॉल ऑफ स्नो व्हेन रोल्ड ओवर स्नो इंक्रीजेस इन मास, वॉल्यूम एंड साइज। इज दिस कंपेरेबल टू द ग्रोथ सीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? व्हाई? पहली बात, नो, दिस इज नॉट ग्रोथ सीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, because living organisms grow from inside. This is just from the outside आप चिपकाए जा रहे हो। Living grow from inside. Okay, living organisms grow from the inside, not just from the outside. That is why this is different. Second question, in a given habitat we have 20 plants and 20 animal species. Should we call this diversity or biodiversity? Justify your answer. देखिए, हम इसको डाइवर्सिटी की जगह हम बायोडाइवर्सिटी कहना बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें दो किंगडम दिए हुए हैं और काफी सारी स्पीशीज है। एंड इट इज लाइक, फॉर बायोडाइवर्सिटी वी हैव टू इंक्लूड सम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आल्सो, लाइक द योर ग्राउंड, योर सॉइल, योर ट्रीज, सॉरी योर, जैसे कि आपका टोपोग्राफी हो गया, रिवर्स, ओशियंस या फिर माउंटेन्स, सॉइल, वहां पे क्लाइमेट किस तरह का है। बायोडाइवर्सिटी में काफी सारे स्पीशीज रहते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है। एंड जस्ट सिंपल डाइवर्सिटी में आपकी सिर्फ, अगर आप सिर्फ कुछ एक जगह पे सिर्फ प्लांट स्पीशीज देख रहे हो, देन यू विल कॉल दैट अ डाइवर्सिटी, बट हियर वी विल कॉल इट अ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज टू किंगडम्स आर इन्वॉल्व। जस्ट आप इतना बोल सकते हो। International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) has provided a code for classification of plant. Give hierarchy of units of classification botanists follow while classifying plants and mention different suffix used for the units. ठीक है, तो किंगडम, डिवीजन या फिर फाइलम, सबसे नीचे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ऑलराइट, किंगडम का सफिक्स कुछ नहीं होता, स्पीशीज का सफिक्स कुछ नहीं होता, जीनस का सफिक्स हम बोल सकते, पर फिर भी विल जस्ट से जीनस का कोई सफिक्स नहीं होता। फैमिली का अभी हमने देखा था सफिक्स होता है एसी। ऑर्डर का सफिक्स होता है एल्स। क्लास, जैसे डिवीजन और फाइलम, फाइलम का भी आई थिंक, आई डोंट थिंक, शायद से फाइटा, फाइटा चल सकता है या फाइटिना, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस तरह से। क्लास, क्लास, क्लास आपका आई डोंट थिंक, आई थिंक ओने क्लास के लिए चलता है। ऑलराइट, तो बेसिकली आपका किंगडम, जीनस और स्पीशीज को छोड़ के बाकी सब में आपका कुछ कुछ है। सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स टू प्रूव। जैसे कि डिवीजन, फाइलम में फाइटा कहाँ, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, समझ रहे। उसी तरह क्लास, क्लास में मोनोकॉटिलिडोने, डाइकॉटिलिडोने, ओने आपका चलता है। ऑर्डर में पॉलीमोनियल्स, सैपिंडेल्स, पोएल्स, ये आपके ऑर्डर्स हो गए। एंड फैमिली में तो हमने देखा था सोलानेसी,
ठीक है, कॉन्व्यूलेसी, ऑलराइट, दीज आर ऑल अंडर पॉलिमोनियल्स ऑर्डर। जीनस और स्पीशीज का कुछ सफिक्स नहीं है, ऑलराइट। हायरार्की भी मैंने दे दिया आपको, सबसे ऊपर किंगडम, सबसे नीचे स्पीशीज। ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, अ प्लांट स्पीशीज shows several morphological variations in response to altitudinal gradient. When grown under similar conditions of growth, the morphological variants disappear and all variants have common morphology. What are these variants called? देखिए, एक प्लांट स्पीशीज है जो कि आप ऑल्टीट्यूड में ग्रो कर रहे हो, जैसे ये एक ऑल्टीट्यूड है, ये एक ऑल्टीट्यूड है, तीन जगह पे आपने प्लांट ग्रो किया। यहाँ पे इस तरह की लीफ आई, थोड़ा ऊपर गए तो लीफ में स्पॉट्स आने लग गए, सबसे ऊपर गए तो लीफ वाइट हो गई। पर आपने तीनों प्लांट को जमीन में ग्रो किया तो सभी में एक जैसे की लीव्स आने लग गई। सो दिस इज वी लाइक दीज वेरिएंट्स आर कॉल्ड, हम लोग इसको वेराइटी कहते हैं। एंड प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है ये, वी कैन कॉल दीज वेराइटीज। इनको हम स्पीशीज नहीं कह सकते क्योंकि जब हम इन्हीं लोगों को ग्राउंड पे लेके एक ही ऑल्टीट्यूड में ग्रो कर रहे हैं, देन दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। स्पीशीज वो होते हैं दोस आर मॉर्फोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट, या तो दिखने में बहुत अलग हो या फिर एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उनको स्पीशीज कहते हैं। बट दीज आर नॉट स्पीशीज, वी विल कॉल देम वेरिएंट्स और वेराइटी। ओके, दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन। Let's go to the fifth question. How do you prepare your own herbarium sheets? What are different tools you carry while collecting plants and preparation of a herbarium? सबसे पहले, how do you prepare your own herbarium sheets? 11.5 inch by 16.5 inch का पेपर, आप ट्रांसपेरेंट शीट लेके आपको herbarium sheet बनानी है। Okay. What are the different tools you should carry while collecting plants? Tools क्या? You should carry a scissor, you should carry tapes and glue for sticking it, एंड यू शुड कैरी अ प्रेस जिसके अंदर आप प्लांट को प्रेस करके रखे ताकि वो चपटा हो जाए। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड अ प्रिजर्व प्लांट मटेरियल ऑन द हर्बेरियम शीट प्रोवाइड फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज? जो आपने हर्बेरियम शीट में प्लांट कर रखा है उसमें उसका लीफ वगैरह, फ्लावर एटसेट्रा, ये सारे स्ट्रक्चर्स विजिबल होने चाहिए। उसके रूट्स अगर आप प्रिजर्व कर पाए, फ्रूट अगर आप प्रिजर्व कर पाए, कोई भी मॉर्फोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि बाहर से देख के उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, we should preserve all that in the herbarium sheet. Okay, what is the difference between flora, fauna and vegetation? Eichhornia crassipes is called an exotic species while raw Wolffia serpentina is an endemic species. What does exotic and endemic refer to? Difference between flora, fauna and vegetation. Flora means basically all the types of plants in a particular region. Okay, big region in a particular area, big area. Okay, similarly fauna means all the animals in the particular area, variety of animals, variety of living animals. जैसे कि जंगल, आप रेन फॉरेस्ट में फौना क्या बोलेंगे? रेन फॉरेस्ट में आप बोलेंगे कि आपको मंकीज और टाइगर्स, रेन फॉरेस्ट में बर्ड्स, ये सब रेन फॉरेस्ट के फौना हो गए। एंड फ्लोरा रेन फॉरेस्ट का क्या होगा? ट्रॉपिकल प्लांट जो कि ट्रॉपिक्स में मिलते हैं, जैसे कि नीम हो गया, आपका रबर का प्लांट हो गया। दीज आर द फ्लोरा इन द रेन फॉरेस्ट। एंड वेजिटेशन से आपका क्या लेना है कि वेजिटेशन मीन व्हाट इज द टाइप ऑफ प्लांट, आप एक एरिया में कौन से टाइप ऑफ प्लांट ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि इस एरिया का वेजिटेशन है, इट हैज ट्रॉपिक वेजिटेशन, इट हैज टेम्परेट वेजिटेशन, ऐसे बोलते हैं वेजिटेशन का मतलब। ओके, फ्लोरा फौना समझ गए, वेजिटेशन समझ गए। अभी आइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ को हम एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं और रॉ वुल्फिया को एंडेमिक। एक्सोटिक और एंडेमिक में डिफरेंस क्या है? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक्सोटिक स्पीशीज मतलब जो उस एरिया में नहीं मिलते। जैसे अगर आप इंडिया में पोलर बेयर लेके आएंगे तो पोलर बेयर विल बी एन एक्सोटिक स्पीशीज है, बट इंडिया में अगर आप टाइगर, बंगाल टाइगर लेके आएंगे तो इंडिया का वो एंडेमिक स्पीशीज है, वो यहाँ मिलता है। ओके, गॉट इट, ऑलराइट। Seventh question is, a plant may have different names in different regions of the country or world. How do botanists solve this problem? Similar, ये आपका एनसीईआरटी में दिया है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर
यूनिवर्सली अप्रूव्ड रहता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दो, एक जीनस और एक स्पीशीज का नाम उसको देते हैं जो कि यूनिवर्सली अप्रूव्ड होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रिंजल, बैंगन, या फिर आप आलू बोल रहे हो, किसी लैंग्वेज में उसको कुछ और बोल रहे हो। पोटैटो बोल रहे हैं इंग्लिश वाले, हम लोग आलू बोल रहे हैं। पर साइंटिफिकली साइंटिस्ट को क्या बोलेंगे? सोलानम ट्यूबरोसा, बात खत्म। Brinjal and potato belong to the same genus Solanum, but two different species. What defines them as separate species? पहली चीज, they can't reproduce among each other. आप ब्रिंजल और पोटैटो को रिप्रोड्यूस साथ में करवा के ब्रिंजल और पोटैटो का एक हाइब्रिड नहीं बना सकते। तो दीज आर डिफरेंट स्पीशीज। प्लस आप ब्रिंजल और पोटैटो को मॉर्फोलॉजिकली देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये दोनों अलग अलग है। ब्रिंजल का अलग कलर है, पोटैटो का अलग कलर है। ब्रिंजल इज बेसिकली उसका जो फ्रूट है वो आपका फ्रूट है, और पोटैटो का स्टेम आप खाते हो। ब्रिंजल ग्राउंड के ऊपर बेसिकली उगता है और पोटैटो ग्राउंड के अंडर। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अलग रहते हैं, इसलिए इनको स्पीशीज बनाया। okay? Properties of cell organelles are not always found in the molecular constituents of cell organelles. देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की क्या प्रॉपर्टी है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। पर मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। पर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कुछ रिड्यूसिंग स्पीशीज भी हुए, कुछ कुछ स्पीशीज जो रिड्यूस भी करते हैं। हर स्पीशीज माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी ऑक्सीडाइज करी, कुछ स्पीशीज रिड्यूस भी करती है। तो हमेशा ये वाले सेंटेंस ट्रू नहीं होता। ओके, नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नॉट कांस्टेंट। हाउ डू यू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट? नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखिए नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर रोज नए नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं। और काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर रोज आप नया कैटेगरी बना रहे हैं। पहले सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स होते थे दुनिया में, सबको लगा सिर्फ प्लांट्स हैं और दूसरा एनिमल्स। फिर धीरे धीरे प्रोटोजोआ, धीरे धीरे प्रोकैरियोट्स, ये सब भी आने लग गए। इनके लिए अलग फाइलम बनाना पड़ा। तो किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिए, किंगडम मोनेरा। तो हमेशा ये इनमें से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। ओके, इनमें से कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो बेसिकली इसी से हम बोल सकते हैं कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नॉट कांस्टेंट। ओके, चलिए, what is meant by living? Give four defining features of life form. Living is anything which living organisms give these four defining features. Defining features क्या क्या? आपका response to stimuli पहला, दूसरा है आपका मेटाबॉलिज्म, तीसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और आप चौथा क्या लेंगे डिफाइनिंग में? कॉन्शियसनेस। Okay. Second is a scientist has come across plants which he feels is a new species. How will he go about its identification, classification, and nomenclature? First, he will identify. So first, he will try to identify the plant. उसमें कितने फ्लावर है, फ्लावर की क्या प्रॉपर्टी है, कीज यूज कर सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ही विल आइडेंटिफाई कि क्या वो प्लांट हमने पहले ढूंढा है। अगर हमने नहीं ढूंढा, वो प्लांट कभी भी नहीं मिला हमको, देन ही विल गो फॉर क्लासिफिकेशन। ओके, ही विल फाइंड उससे रिलेटेड कोई एक प्लांट, ही विल ट्राई टू फाइंड जो कि उससे काफी मिलता जुलता, सबसे ज्यादा दुनिया में उससे जो भी मिलता जुलता वो वाला प्लांट है उसको ढूंढेगा। और एक, या तो उसको एक उसी के जीनस में रखेगा, उसी के फैमिली में रखेगा, या उसी ऑर्डर में रखेगा। और फिर लास्ट में उसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई होगा, कीज यूज करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर नॉमेनक्लेचर होगा। ओके, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस लिम, गिव कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। ये किसका नाम है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस लिम। दिस इज मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम इतना बड़ा है, सरसों का प्लांट है। What do the first two parts of the name denote? पहला पार्ट जीनस, दूसरा पार्ट स्पीशीज। Why are they written in italics?
rule. Okay, they are written in italics because it is a rule. What is the meaning of lin? Lin is the abbreviated form of name of discoverer. मतलब जिसने भी उस प्लांट को पहले डिस्कवर या फिर एक्सप्लेन किया है उसके नेम का एब्रीविएटेड फॉर्म. चलिए, what are taxonomical aids give importance of herbaria and museums? How are botanical gardens and zoological park useful? Taxonomical aids are some instruments or tools or things which we use for taxonomical studies. Okay, give importance of herbarium and museums. Herbarium का importance simple कि plants आप क्विकली किसी भी प्लांट को ढूंढ सकते हैं कैसा दिखता है वो, एंड यू कैन कंपेयर इट. म्यूजियम सिमिलरली आप किसी भी चीज को, इंसेक्ट को, एनिमल को या फिर प्लांट को ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन कंपेयर इट क्विकली क्योंकि सब ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा हुआ है. हाउ आर बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स यूजफुल? क्योंकि बाकी सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम या तो मरे हुए स्पेसिमेंस को प्रिजर्व कर रहे हैं, पर बॉटनिकल गार्डन्स और जूज में हम लोग उनको जिंदा प्रिजर्व करें. सो इट इज यूजफुल इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. हम लोग एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हो सकती है, दुनिया में सिर्फ 4 ही 5 या 10 ही बचे होंगे उनके, एंड वी आर कंजर्विंग देम इन अ जू और बॉटनिकल गार्डन फॉर दैट इंस्टेंस. ऑलराइट, define a taxon. Taxon is just a unit of classification. Okay, taxon might be a kingdom, it might be a family, it might be a genus. All these are different taxons. जैसे कि plant Solanaceae, all these are taxons. Okay, what is meant by taxonomic hierarchy? वही kingdom, phylum, order, क्लास वगैरह, ये सब जो हायरार्की हमने बताई थी वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है. गिव अ फ्लो डायग्राम लोएस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड एन एनिमल. बहुत इजी, आप वापस से वही स्पीशीज से शुरू करके लिख सकते हैं. व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स एज वी गो अप फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम? कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज. ओके, ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कवर किया था. अ स्टूडेंट ऑफ टैक्सोनॉमी वाज पजल्ड when he was told by his professor to look for a key to identify a plant. He went to his friend to clarify what a key is. What would the friend explain to him? ये मैं तीसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ की क्या है. हमने एक्सप्लेन किया था ना कि की मतलब दो कपल, एक कपल होगा मतलब कपलेट्स, जैसे कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, और उनको आप वर्सेस करेंगे और उनमें से कोई एक जीतेगा जो कि आपको दिख रहा होगा. फिर आप आगे बढ़ेंगे और 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में इनका वर्सेस होगा, फिर से एक जीतेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर से आप इनमें से कोई एक जीतेगा. इस तरह से जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का आप यूज करके आगे बढ़ के करते हैं उसको की कहते हैं. तो ये की 1, की 2, की 3 इस तरह से चलता है. ऑलराइट, दिस वाज अ की. नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म is a defining feature of all living organisms without exception. Isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions. Comment. So there were 4 conditions for a thing to be called living. Defining condition metabolism था, cellular organization था, consciousness था, and response to stimuli था. Metabolism एक इन विट्रो रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म है, पर क्या एक इन विट्रो रिएक्शन में सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है? नहीं. सो इट इज बेसिकली नॉट फुलफिलिंग ऑल कंडीशंस. सो इट इज नॉट लिविंग थिंग. लिविंग थिंग तो नहीं है, बट लिविंग थिंग्स में होने वाला रिएक्शन है, क्योंकि किसी एक लिविंग थिंग में ये रिएक्शन हो रही होगी. सपोज आप फोटोसिंथेसिस आप लैब में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इन विट्रो, आप उसको प्लांट थोड़ी बोल दोगे कि भाई ये ट्यूब में फोटोसिंथेसिस चल रही है, ये प्लांट है. नहीं, बट इट इज नॉट अ लिविंग थिंग बट इट इज अ लिविंग रिएक्शन, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपका प्लांट है उसमें ये फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन एग्जैक्टली इस तरह से हो रही है. समझ में आया डिफरेंस लिविंग थिंग्स और लिविंग रिएक्शंस में? ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन छापा हुआ है, कोई बात नहीं. डू यू कंसिडर अ पर्सन इन कोमा लिविंग और डेड? चलिए आपको अच्छे से समझाता हूँ. बेसिकली कोमा में अगर कोई है
मेटाबॉलिज्म उसमें चल रहा है, क्योंकि सांस ले रहा है, खाना उसको दिया जा रहा है, सब चल रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म उसका चल रहा है। ऑलराइट। उसके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है, सेल्स तो मरे नहीं है, बंदा है वैसे का वैसा, सेल्यूलर रिपेयर और ग्रोथ, सेल के रिप्रोडक्शन, डिवीजन प्रोसेस सब चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नॉर्मली, जस्ट दैट द पर्सन इज नॉट कॉन्शियस। इज इट करेक्ट टू से दैट द पर्सन इज नॉट कॉन्शियस? It is not correct to say that a person is not conscious. Person is not self conscious. देखिए, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है बट कॉन्शियस है। आप सेल्फ कॉन्शियस मतलब he cannot wake up and he cannot interact with things like we can do. Okay, he is basically sleeping. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉन्शियसनेस चली गई है। हिज बॉडी विल इज स्टिल कॉन्शियस। आप इफ यू पुट हिम इन अ कोल्ड प्लेस, एक पर्सन जिसको कोमा है, उसका पाइलो इरेक्शन या फिर उसके जो बाल है खड़े हो जाएंगे, जैसे कि एक कॉन्शियस पर्सन में रहता है। अगर आप उसके आईज को खोल के उनमें टॉर्च शाइन करेंगे, हिज प्यूपिल विल डायलेट। ओके, अगर आप उसका नी जर्क रिफ्लेक्स टेस्ट करेंगे, ही विल शो नी जर्क रिफ्लेक्स। ही इज कॉन्शियस but he's not self conscious. He cannot look into the mirror and say yeah, this guy is me. He cannot wake up and call this is my mother, this is my father, this is the doctor. He cannot do that right now because he is not he's not in a state to do that, but consciousness is there. Okay, similarly response to stimuli is also there. Okay, he can respond to stimuli. He can, sometimes they move their finger, sometimes just like I told you कि आप cold में ले जाओ, external environments change कर दो, he will show a response. So it is, a person in coma is living, surely living. Even a brain dead person is living, but he cannot do anything. He will never wake up from his sleep. Brain dead person. But a person in coma might recover after the damage has been repaired. He might recover, he might wake up. He is living. You cannot call him dead. Okay, there are lots of criteria, lots of tests, lots of standards to call someone dead. Even brain dead classify करने के लिए भी you have to do lots of tests, you have to do lots of certification before you can call a person brain dead. And calling a person dead just like that, pulse check कर लिया नहीं आ रहा, dead बोल दो, actually it is not true. You have to do the intimate tests, but it is not being practiced. But we as science students should know what is a living thing, what is a dead thing. You cannot call a person in coma dead. Okay, chalo. What is the similarity and dissimilarity between whole moong dal and broken moong dal in terms of respiration and growth? Based on these parameters, classify them into living or non-living. Whole moong dal and broken moong dal. Basically, whole moong dal में छिलका रहता है और broken moong dal में छिलका हटा हुआ रहता है. Whole moong dal और broken moong dal दोनों ही living है. उनके अंदर, दोनों के ही अंदर एक एम्ब्रियो है which will sprout into a plant if given water. Basically जो उनमें डिफरेंस है उनका आउटर कोट का. ओके, ओनली डिसिमिलैरिटी इज ब्रोकन मूंग दाल में जो आउटर कोट है इट इज रिमूव्ड, होल मूंग दाल में आउटर कोट इज स्टिल देयर. रेस्पिरेशन किस में रहेगा, ग्रोथ किस में रहेगा, दोनों. आप ब्रोकन मूंग दाल में ज्यादा रेस्पिरेशन देख पाओगे क्योंकि उसका आउटर वाला कोट हटाया जा चुका है. ग्रोथ देख पाओगे उसमें जब आप उसको पानी में रखोगे. ओके, बट बोथ आर लिविंग. ऑलराइट. चलिए. 10th, some of the properties of tissues are not the constituents of its cells. Give 3 examples to support this statement. चलिए देखते हैं. ये बोलना चाहते हैं कि टिश्यू में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसके सेल्स में नहीं है. तो कलर, कैमेलियन में कलर चेंजिंग टिश्यूज होते हैं, बट it is not a property of the constituent cells. सेल्स के कलर चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ उनका इंटरेक्शन चेंज हो रहा है, उनकी थिकनेस चेंज हो रही है, इसी से कलर चेंज हो रहा है कैमेलियन का. ऑलराइट. सेकंड एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ what do you call tissue. Let's take example of bone tissue. Bone tissue is hard.
आप उसको बेंड नहीं कर सकते, बट cells of bone, osteoblasts are not hard. तो अब बोलोगे बोन हार्ड क्यों होता है? बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट बोन में रहते हैं, उनके आसपास जो मैट्रिक्स है जो कि वो खुद सिक्रेट करते हैं वो हार्ड होता है, सेल्स हार्ड नहीं होते, वो मैट्रिक्स टिश्यू को हार्ड बनाता है। ओके, लास्ट एग्जांपल क्या ले, स्किन ले लेते हैं। स्किन इनपेनेट्रेबल मानी जाती है नॉर्मली, यू कैन नॉट पेनेट्रेट द स्किन ऐसे, इन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सेल्स ऑफ स्किन उनमें डिफ्यूजन होता रहता है, दे आर नॉट इम्पेनेट्रेबल, दे आर पेनेट्रेबल, यू कैन पेनेट्रेट द सेल, आप डिफ्यूजन करके पेनेट्रेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज द 3 एग्जांपल्स, एंड with this we come to the end of the chapter, फर्स्ट चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड। इसके हमने एग्जाम्पलर के एक्सरसाइजेस देखे और आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी डाउट इन दिस। ओके, सो